औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 10th क्लास केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करना चाहें तो उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए होगा, डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखनी होंगी। तो उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं या इसकी इक्विलिब्रियम का जो मकसद है वो क्या है, तो अगर ओवरऑल ऐसे केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में भी और इकोनॉमिक्स के अंदर भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम है उसकी बात की जाती है। इस तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम यूज़ करते हैं या उसकी जो एसेंशियल कहाँ पे है, तो उसको हम देखने के लिए अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है जी एसेंशियल है एसिड और बेस रिएक्शंस के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम देखी जाती है। इसी तरह हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर भी केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है, उसके पेश नज़र रिएक्शंस को देखा जाता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो लैब्स के अंदर जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर भी डिफरेंट रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, जिनके लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक हमारे पास मेथड है, और इसी तरह फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास एक रिएक्शन होता है। इन दोनों के लिए भी केमिकल इक्विलिब्रियम का को हम मद्देनज़र रखते हुए रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें डेली लाइफ के अंदर, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, तो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपको स्टूडेंट्स पता है कि स्पेसिफिक एक खास नंबर होता है स्टूडेंट जो उसके होते हैं प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम्स के। अब अगर किसी भी टीम के प्लेयर को चेंज करना पड़ जाए तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अगर एक प्लेयर हमने ग्राउंड के अंदर इंटर करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस क्या है कि एक प्लेयर बाहर जाएगा और दूसरा उसके मद्दे मुकाबले क्या होगा, ग्राउंड के अंदर इंटर होगा। और इन दोनों सूरतों में क्या होगा, एक जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स जो वो ग्राउंड से बाहर जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लेयर्स को रिप्लेस किया जाएगा और वो ग्राउंड के अंदर आएंगे। तो ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम होती है। इसी तरह हम केमिस्ट्री के अंदर भी बात करेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमारे पास अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक होती है कि हमारे पास जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक स्टेज आती है कि जब वो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह हम डेली लाइफ में एग्जांपल जैसे फिजिक्स कहती है कि एक जो बिल्डिंग है वो हवा के अंदर खड़ी है। क्यों खड़ी है कि उसके चारों तरफ से मसलसल उसके ऊपर हवा का दबाव मौजूद है, इस वजह से वो खड़ी है। तो इसको क्या नाम देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री के अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है वो एस्टैब्लिश होती है। इसके हम आपको एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास इथाइल अल्कोहल मौजूद है। क्या है जी, इथाइल अल्कोहल, जैसे हम इथानॉल भी कहते हैं, ये हमारे पास मौजूद है इस कंटेनर के अंदर। वो कंटेनर क्लोज कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है जी, क्लोज कंटेनर है। क्यों क्लोज है, क्योंकि अगर हम इसको एवेपोरेट करें खास टेम्परेचर के ऊपर, इसको जब इसकी एवेपोरेशन होगी, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो वेपर्स क्या करेंगे, एस्केप हो जाएंगे इस कंटेनर से बाहर। तो उस वक्त इक्विलिब्रियम को हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात की है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करते हैं वो याद रखने वाली बात क्या है कि हमेशा जो भी हमारा सिस्टम होगा जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होगा वो सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं होगा, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है, इसको अगर हम हीट करें, डीकम्पोज करें तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। रिएक्शन होता है। अगर हम इसको, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको डीकम्पोज करें, वेसल को ओपन करके रखें, तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सिस्टम से एस्केप कर जाएगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और इस सूरत हाल में हम इक्विलिब्रियम को अगर स्टडी करें तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो आती है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमें यहाँ पे तो उसको हम स्टडी नहीं कर पाते। तो हमारे इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है प्लस आयोडीन मौजूद है, तो इनको हम रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है कलरलेस गैस होती है, जबकि जो हमारे पास आयोडीन होती है पर्पल कलर होता है इसका।
पर्पल कलर प्लस जब प्रोडक्ट हमारे पास बनती है तो वो भी कौन सी होती है, कलरलेस होती है। अब होता क्या है, जब हम हाइड्रोजन और इसको आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का जो पर्पल कलर होता है, आयोडीन का जो पर्पल कलर होता है, जब हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करती है तो आस्ता आस्ता क्या होता है, ये पर्पल कलर डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में क्या बनना शुरू होती है, प्रोडक्ट बनना शुरू होती है। तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। और एक टाइम ऐसा था जब इस पूरे जो हमारे पास सोल्यूशन होता है या जो हमारे पास कंटेनर के अंदर सिस्टम होता है उसका जो कलर होता है गैसेस का वो खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और प्रोडक्ट बन चुके हैं। वो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी होती है जी, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह अगर हम इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा क्या करें, डीकम्पोज करें, इसको हीट किया जाए तो हीट करने के नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है प्लस आयोडीन गैस बनती है। तो जब आयोडीन गैस बनेगी, आपको पता है कि जो आयोडीन गैस है इसका कलर है पर्पल कलर, तो दोबारा क्या होगा, ये पर्पल कलर वापस आना शुरू हो जाएगा। जब कंप्लीट पर्पल कलर सामने आ जाएगा तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है। जो हाइड्रोजन गैस कलरलेस गैस है और जो हमारे पास आयोडीन गैस है वो पर्पल कलर है। जब कंप्लीट पर्पल कलर दोबारा शो होना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन कि हमारे पास वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल थे वो क्या हो गया, 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल हमारे पास आयोडीन का बन चुका हुआ दोबारा। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हमने देखना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आती है उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे। जो मेन टॉपिक है हमारा, टॉपिक है हमारे पास 9.1.1 है। क्या टॉपिक का नाम है जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम स्टडी करने से पहले हम कुछ मेन बातें जिनको स्टडी करेंगे उनको डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन, हम रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास सपोज हम ले लेते हैं PCl5 का और इसके लिए जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है ये PCl3 प्लस क्लोरीन, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है और ये डिकम्पोज होती है, इसको हीट करके तो डिकम्पोज होती है PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ में क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल पूरा निकलता है। स्टूडेंट्स से क्लोरीन 2 की फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और अगर क्लोरीन की हम बात करें, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लें कि हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और क्लोरीन का फ्री रेडिकल के हवाले से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल तकरीबन 10 लाख जो ऑक्सीजन ओजोन के जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उसको एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय करता है, यानी ओजोन डिप्लेशन के अंदर हम इसकी बात करते हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर ये मौजूद है क्लोरीन, तो पेयर की फॉर्म में है। क्यों पेयर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन मौजूद होते हैं, दोनों के सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में पेयर बना लेते हैं, बांड बनाते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन डिपेंडेंट यानी पेयर की फॉर्म में मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर ये सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करे तो क्या होता है, जो फ्री रेडिकल के तौर पर एक्ट करेगा तो तकरीबन 10 लाख ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो क्लोरीन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। केमिकल रिएक्शन की हम पहले बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट्स हमारे पास होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो हमारे पास पहले से मौजूद होती है। सपोज मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास क्या है, PCl5 मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या एक रिएक्टेंट है, एक हमारे पास सब्सटेंस है जो मौजूद है, पहले से मौजूद है, इसे हम कहेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास बनता है PCl3 और प्लस हमारे पास बन जाता है Cl2, हमारे पास बन जाता है स्टूडेंट्स। अब PCl5 हमारे पास क्या है, यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी, रिएक्टेंट के तौर पे रिएक्टेंट। और इसके नतीजे में जो हमारे पास न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम
प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हमारे पास पहला जो सब्सटेंस मौजूद है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यूली फॉर्म हमारे पास बनता है, सब्सटेंस बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कह देते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अब हमारे पास रिएक्शंस की अगर बात करें, जैसे हमने केमिकल रिएक्शन की बात की, तो रिएक्शन की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। रिएक्शंस की टाइप्स हैं, नंबर 1 हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और नंबर 2 हमारे पास आ जाता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन कायनात में बेशुमार रिएक्शन हो रहे होते हैं, कुछ हम खुद करवाते हैं, कुछ नेचुरली हो रहे हैं। तो बेशुमार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो टाइम के साथ खुद कंप्लीट हो जाते हैं, और बेशुमार ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं कि जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते। तो जो ऐसे रिएक्शंस, सिंपली आप अगर याद रखेंगे, ऐसे रिएक्शंस जो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो कि कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, हो रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी हुई होती है वो प्रोडक्ट क्या करती है, बैक रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। वो कम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन की फॉर्म में या डिकम्पोजिशन की फॉर्म में, दोनों सूरतों में वो क्या होगी, दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, नॉट ये हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को हम शॉर्ट से एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिख ले, और या हम ऐसे कर लेते हैं, फिर इसी तरह जाने देते हैं। तो हमारे पास H2O क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो अब 1/2 O2 क्यों लिखा है, जैसे हम क्लोरीन की ही बात की अभी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल के तौर पे यूज़ होता है, इसी तरह ऑक्सीजन भी क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो लिहाजा ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, लिहाजा O2 की फॉर्म में इसे हम हमेशा लिख रहे होते हैं। तो 1/2 O2 का मतलब क्या है कि एक ही ऑक्सीजन का एटम है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और इसके साथ क्या बन जाता है, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, जिसे वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स ने क्या किया, रिएक्ट हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है। ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन था स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसी में हमारा जो मेन टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जनरली जिसको हम कहते हैं जो रिएक्शन स्टॉप यानी कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। तो उसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन की ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, प्लस आयोडीन मौजूद है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, और उसके नतीजे में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन एग्जांपल जनरल रिएक्शन की हम बात करते हैं। हमारे पास जनरल रिएक्शन है जी, हमारे पास कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि A और B हैं, और वो कन्वर्ट होते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर C प्लस D के अंदर, C प्लस D के अंदर। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स कह लें या दो रिएक्शंस इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं A और B, रिएक्टेंट्स A और B होते हैं, वो क्या करते हैं जी, कन्वर्ट होते हैं। जब रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होगा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन होते हैं दो होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, जो A और B होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपस में, प्रोडक्ट बनेगी। हमारे पास कोई भी चीज़ बन सकती है C प्लस D की फॉर्म में, तो C प्लस D हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें हमारे पास पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास A और B रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, और C और D जो हमारे पास बना वो प्रोडक्ट बनी।
सेम टाइम क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास यही जो सी और डी जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होती है, ये प्रोडक्ट क्या करती है, बैकवर्ड में चलना शुरू होती है, रिएक्शन रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो दोबारा रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता ही वही है द रिएक्शन विच प्रोसीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन में हम बात करें तो हमारे पास जो कन्वर्जन होती है, एक टाइम आता है कन्वर्जन हो रही होती है, जब इनिशियल स्टेज में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन स्पीड से डिक्रीज हो रही होती है और रिएक्शन फास्ट होता है। और जब एक टाइम आता है स्लोली, जब टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है वो स्लो हो जाता है, इसी तरह प्रोडक्ट भी, तो रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे रिएक्शन फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है। अब एक टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा आता है जब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों होती हैं उनका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल हो जाता है। उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के बात होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम जनरल बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हमारे पास थे a प्लस बी, और उसके नतीजे में जो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट बनी हमारे पास c प्लस डी। और इसी तरह एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्रोडक्ट जो होती है वो रिवर्स बैक रिएक्टेंट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है रिवर्स रिएक्शन के थ्रू, और दोनों रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या स्पीड आप कह सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के हिसाब से जो डिक्रीज होता है रिएक्टेंट्स के अमाउंट के अंदर या प्रोडक्ट्स के अमाउंट के अंदर इंक्रीज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी कंप्लीट रिएक्शन का रेट कहते हैं। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो एक टाइम ऐसा आता है जब इक्वल हो जाता है, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है जी आयोडीन के साथ और उसके नीचे में हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। प्लस आयोडीन रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके रिवर्स रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी जो रिएक्टेंट्स थे वो क्या थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिएक्शन हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जब ये प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट से क्या बन चुका हुआ है, प्रोडक्ट बन चुका हुआ है, अगर हम इस प्रोडक्ट को दोबारा से ले लेते हैं यहाँ पे नीचे अलग रिएक्शन में, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम हीट करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। जब डिकम्पोज होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, हाइड्रोजन बन जाएगा प्लस आयोडीन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस आयोडीन गैस बनेगी। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम टू पार्ट से, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये और ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर ओवरऑल हम इसका रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, उसको हम देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को इस सिंगल एरो कंप्लीट हेडेड यानी फुल हेडेड सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम हाफ हेडेड डबल एरो, दो एरो होते हैं उनसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन गया। ये हमारे पास रिएक्शन, जैसे फर्स्ट को हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और बैकवर्ड क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो होल ये जो कंप्लीट रिएक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हम अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल है हमारे पास। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ये भी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है जी PCl3 के अंदर और Cl2 के अंदर।
अब जैसे हमने पीछे अलग अलग रिएक्शन की बात की, यहाँ पे कंबाइन बात कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या जी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जा रहा है PCl5 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास PCl3 और प्लस Cl क्लोरीन जब मिलता है आपस में, रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास PCl5 आ जाता है। एक और अगर हम इसकी एग्जांपल ले ले तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है एग्जांपल अमोनिया की या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ले लेते हैं, 2NO2। तो ये जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, N2O4। तो ये 2 दिन हमने एग्जांपल्स दी हैं। इसके बाद हमारे पास इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हमने देखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल हमारे पास रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने बात की थी, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो बैक रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, यानी प्रोडक्ट क्या कर सकता है, दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं बनता है। दूसरी हम बात करें तो ये क्या होता है, हमारे पास डबल डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल हमारे पास होता है, 2 डायरेक्शन में चलता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो के साथ। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम फुल हेडेड सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम हाफ हेडेड डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो डिफरेंस था, मेन जो डिफरेंस है वो यही पूछा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो उसमें हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंट करना, और ये डबल बोथ साइडेड होता है, जबकि जो इरिवर्सिबल होता है वो हमारे पास सिंगल साइड होता है, रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम की, हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बारे में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंस की बात की। तो हम जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो जो प्रोडक्ट बन जाती है वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जबकि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ हेडेड डबल एरो के साथ, और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम फुल हेडेड सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास बोथ डायरेक्शन में होता है, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिंगल यानी एक ही यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन होता है। इसको हमने आज स्टडी की है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम गैस का डिफरेंस।